मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब तक हमने डिस्कस किया है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने मीन डिस्कस किए हैं। एक मीन हमें क्या बताता है, जैसे हमारी ये सीरीज़ है एक्स, हमें ये दे रखा है 5 यहाँ हम ले लेते हैं 3 4 5 6 7, ये एक सीरीज़ है। तो मीन हमें ये बताता है कि इसका मीन हमारा होगा 5। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 एक ऐसी वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है इस सीरीज़ को, जो सीरीज़ हमें दी गई इसको रिप्रेजेंट करने वाले एक ही वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं मीन के थ्रू, जो हमें ये बताती है कि इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लेकिन मीन हमें ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑल फीचर्स हम कहें, फीचर्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमें नहीं पता चलता। हम मीन्स के थ्रू ऑल फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मीन रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 इसका एवरेज है, ये इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि 5 से जो वेरिएशन है डिफरेंट आइटम का वो बहुत कम होगा, इसका ये मतलब नहीं है। इट मीन्स जो हमारी स्प्रेडनेस है उसका पता नहीं चलता हमें कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है हमारी सीरीज। और कई बार क्या होता है, मीन पे लिए गए डिसीजन बहुत ही खतरनाक या भयानक रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे ये एक नदी है, हम मान लेते हैं इस तरीके की आपकी नदी होती है, इसमें ये हमारा पानी चल रहा है, मान रहे हैं हम पानी का बहाव है। अब यहाँ पर पानी का बहाव कुछ होगा, पानी की गहराई कुछ कम हो गई, यहाँ पर सबसे अधिक होगी और यहाँ पर कम होगी। अगर हम इसका एवरेज ले लें, जैसे इसका एवरेज आ गया हमारा 5 फीट, 5 फीट इसका एवरेज आ गया। अब x एक ऐसा पर्सन है, x ऐसा पर्सन है जिसे अपने फैमिली के साथ इस नदी को पार करना है या इस नहर को उसे पार करना है। अब उसके फैमिली की एवरेज हाइट है 5.5 फीट, उसके फैमिली की एवरेज हाइट है। अब उसने अगर एवरेज मीन निकाल लिया था कि जो हमारी गहराई है पानी की वो 5 फीट है, एवरेज जो गहराई है वो 5 फीट है इस नदी की गहराई, तो उसने सोचा 5 फीट तक का पानी है। अब इस एवरेज बेस पर अगर वो डिसीजन ले ले कि ये नदी तो हम सभी आसानी से पार कर जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ तक तो सही सेफ चलेंगे, जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे सभी के सभी डूब जाएंगे। तो अगर हम केवल और केवल मीन बेसिस डिसीजन ले लें कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो वो गलत रिजल्ट हमारे लिए साबित हो सकता है या भयंकर परिणाम हो सकते हैं। केवल और केवल मीन बेसिस हम ये नहीं कह सकते कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे हम मीन डेप्थ बेसिस ये नहीं कह सकते कि नदी में कितनी गहराई तक का पानी है। हमें तो ये भी पता करना है ना, सबसे गहरा पानी नदी के किस एरिया में है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पानी की गहराई अगर 7 फीट थी, 3 ही आइटम थी हमारे पास, 5 फीट आई है ना, 7 और यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमारी होगी 4 और यहाँ पर होगी 4। अब इसका एवरेज अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 5 फीट आएगा। इस बेसिस पे तो ठीक है कि 5 फीट है इसका गहराई, मीन बेसिस पे तो 5 फीट ही गहराई है। लेकिन मीन बेसिस पर अगर हम डिसीजन ले लें कि हम सभी पार कर जाएंगे इस नदी को, तो वो तो गलत होगा। तो मीन एक ऐसी वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कुछ एक केसेस में वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाती। तो हमें अदर्स मेजर्स भी जानने होते हैं जो हमें फीचर्स के बारे में बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशंस की। अब उसमें से एक मेजर हमारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन है, जो हमें ये बताता है कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डेटा है वो मीन से कितनी दूरी पर है। अब जैसे मीन से ये कितनी दूरी पर है, ये हमें कौन बताता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। हमें ये बताता है कि माध्य से उसकी डिफरेंट आइटम कितनी दूरी पर स्थित है, या फिर मीन जो डिस्पर्सन है उसका एक और मीनिंग ये लिया जाता है कि उसकी रेंज क्या है। इट मीन्स कहाँ तक डेटा फैला हुआ है। जैसे 3 से लेकर के 7 तक ये डेटा हमारा फैला हुआ है। जैसे इसकी हाइट 4 से लेकर के 7 तक
है कि नहीं। तो ये हमारी स्प्रेडनेस बताता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन डेटा की स्प्रेडनेस बताता है कि वो लिमिट क्या है जिसके अंदर हमारा डेटा लाई कर रहा है। इन दोनों मीनिंग्स में हम यूज करते हैं डिस्पर्जन का। तो डिस्पर्जन एक ऐसी मेजरमेंट है जो हमें फीचर्स बताती है डिस्ट्रीब्यूशंस की, कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कहाँ तक वो फैला हुआ है, उसकी रेंज क्या है, या फिर हम ये कहें कि उसकी मीन से दूरी कितनी है, मीन से डेविएशंस का मीन हमारा क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। मीन से इसे हम एक और दूसरा नाम भी देते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ मीन, ये भी कहा जाता है इसे दूसरे दर्जे का माध्य, हिंदी में इसे ये भी कहा जाता है दूसरे दर्जे का माध्य। वो क्यों कहा जाता है, देखो एक बार इधर देखो बोर्ड की तरफ, सेकंड ऑर्डर का मीन इसे क्यों कहा जाता है। सेकंड ऑर्डर का मीन इसलिए इसे कहा जाता है कि सबसे पहले हम मीन निकालते हैं और मीन से फिर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट आइटम का डिस्टेंस क्या है, और फिर इनका हम क्या करते हैं, फिर इनका मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो हमारा क्या है, डिस्पर्जन की वैल्यू होती है। तो ये सेकंड ऑर्डर का मीन हुआ कि नहीं हुआ, पहले हमने एक मीन फाइंड किया, फिर हमने दूसरा मीन और फाइंड आउट किया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सेकंड ऑर्डर मीन। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मीन से तो केवल हमें ये पता चला, जैसे अभी हमने एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू भी डिस्कस किया कि मीन से हमें ये पता चला कि ये इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और आइटम जैसे हम सीरीज एक और ले लेते हैं 6 7, ये ले लेते हैं हम, चलिए 6 7 8 9 एंड 10। अब इस केस में हमारा मीन क्या होगा, 8 होगा। अब हमारे पास टोटल 2 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं जिसमें हमारे क्या होता है, मीन प्रेजेंट कर रहा हो, मीन सेम हो और जो हमारी फीचर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशंस की वो भी सेम हो। इस केस में मीन हमारा देखो कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है, लगभग दोनों के मीन्स के बेस पे दोनों जो हमारे क्या है, सेम ही टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। दोनों में देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का गैप भी 2 है दोनों में, और दोनों में जो नंबर ऑफ आइटम वो भी 5 है। ये तो हमने आइडेंटिकल रखी है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। दूसरा हमारा वर्गीकरण कुछ इस तरीके का हो सकता है जिसमें हमारे मीन तो क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग होंगे। अगर ये इस तरीके की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो तब तो मीन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तब हमें मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आपके सामने, 3 सीरीज हम ले लेते हैं अब, एक्स वाई एंड जेड, या डिस्ट्रीब्यूशन इसे हम कह सकते हैं सीरीज को। इसमें हम ले रहे हैं इनकम से रिलेटेड एग्जांपल कि एक गांव में जो है 5 फैमिलीज की इनकम को लिया गया। अगर इनका एवरेज हम निकाल लेंगे कितना आएगा, 1000। ये इनकम रिप्रेजेंट करे कि यहाँ की जो औसतन आय है वो 1000 है। ये पर मंथ या पर ईयर जिस अकॉर्डिंग आपको डेटा दिया गया है। दूसरा हम ले लेते हैं 600, 800 और 1200, ये हो गए 2000, और अब कितने हो गए देखो एक बार, 4800। हमें 500 चाहिए तो इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर देते हैं, 400, 600, 800, 1200 और 2200। अब देखो मेरे ख्याल से ये हो गया, देखो अब 1000 और 3000 और 5000। तो अगर हमने ये डेटा लिया है तो इसका भी अगर हम मीन निकाल लेंगे तो 1000 आएगा। दूसरा हम डेटा कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, 1250, उसके बाद हम ले लेते हैं 900, 1800 हो गई, और फिर हम ले लेते हैं 800,
2000 3000 3000, अब हमें चाहिए 3000 तो ये हो गए 1702, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 750 और फिर यहाँ पर ले लेते हैं 1000। अब देखो टोटल इनका 5000 आएगा, क्योंकि तीनों के मीन हमें सेम रखने हैं। 5000 आएगा ना, 1 और 1 2 5000 ही है, नहीं है 1 और 1 2 हो गया, 2 और यहाँ पे ये देखो, अब देखो यहाँ से 80 100 2000 3000 3000 और ये हो गया फिर हमारा 4000 और एक 5000, अब 5000 है, तो यहाँ पर भी मीन हमारा कितना आएगा 1000। अब ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं जिनके अगर हम मीन बेसिस डिसीजन ले तो ये तीनों आइडेंटिकल है, इट मीन सेम ही है। अगर हम मीन देखें और फिर ये कहना चाहें कि ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही होंगे, ये हम मान लेते हैं जींद शहर की इनकम, ये हिसार सिटी की इनकम, और ये हम मान लेते हैं रोहतक की, तो हम कह देंगे कि तीनों में सेम ही है इनकम का लेवल। लेकिन देखो तीनों में अलग अलग है, तीनों में एक्चुअल डिफरेंस आप देखो, जो हमने सैंपल लिए थे जींद में सभी की इनकम 1000 है, इट मीन्स वो एक कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मीन जींद का है वो कंप्लीटली इस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ हद तक रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ये वाला कुछ हद तक रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्यों? एक की इनकम तो देखो 400 है और एक की इनकम 2000 है, कितनी डाइवर्सिटी है। तो अगर हम मेन बेसिस ये कहें कि ये भी हिसार में भी लोगों का जीवन का जो स्थिति है वो बिल्कुल सेम है जींद के, ऐसा तो नहीं है। हिसार में बहुत गरीब भी हैं और बहुत अमीर भी हैं, अगर इस इनकम के बेसिस पे हम बात करें तो केवल और केवल मीन एक ऐसा हमारा मेजरमेंट नहीं है जिस बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा सकते हैं। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन है, जिसके थ्रू हम यही पता करते हैं कि जो हमारे डेटा दिए गए हैं हमें एक सीरीज के रूप में या डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, उनका मैग्नीट्यूड कहाँ तक है, वो कहाँ तक फैले हुए हैं, उसी का मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। या फिर दूसरा इसका मीनिंग क्या है कि वो मीन से कितनी दूरी पर फैले हुए हैं, मीन से उसका डेविएशन कितना है, उसका मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें आपको डेफिनेशन स्टडी करवाई गई है कि डिस्पर्जन की डेफिनेशंस क्या क्या हैं। डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम, पहली लाइन सेम इसने यही बताई है कि नहीं बताई, डिस्पर्जन ऑफ द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। मेजर है वेरिएशन ऑफ आइटम में, जो आइटम के बीच में जो अंतर है इसका मेजरमेंट क्या है, डिस्पर्जन है। पहली लाइन पहली जो बॉले ने डेफिनेशन दी इसमें ये बताया गया है कि डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम। अब सेकंड डेफिनेशन, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम वेरी। अब इस डेफिनेशन में ये बताता है कि डिस्पर्जन क्या है, मेजर है जिसके द्वारा हम ये नापते हैं कि इंडिविजुअल आइटम किस हद तक फैली हुई है। इट मीन्स ये दोनों लिमिट हम पता करते हैं, वो लिमिट हम पता करते हैं जहाँ तक ये आइटम हमारी लाई करती हैं या वेरी करती हैं। तो सेकंड वो मीनिंग भी आ गई, इसमें दोनों टाइप्स की मीनिंग आ गई। अब उसके बाद डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच मैग्नीट्यूड और क्वालिटीज ऑफ द आइटम डिफर। अब इसने बताया है डिस्पर्जन क्या है, वो उस एक्सटेंट तक का मेजरमेंट है या मैग्नीट्यूड है जहां तक हमारी क्वालिटीज, एक डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटीज हमारी डिफर करती है, या डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी है कि उसमें विभिन्नता कितनी है। अब ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि मीन्स की या डिस्पर्जन के जो यूज हैं वो क्या है। हम ये पता कर सकते हैं कि जो आइटम है वो कहाँ तक वेरी करती हैं, और दूसरा हम ये पता कर सकते हैं कि मीन उसका कितना कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना देखो हम डिस्पर्जन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, या तो हम ये चेक करते हैं कि इन सभी आइटम के बीच में डिफरेंस कितना है, या फिर हम मीन से डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। जब हम मीन से डिफरेंस फाइंड आउट करके डिस्पर्जन का मेजरमेंट करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि अगर मीन से
डिफरेंस सभी आइटम का बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस बिल्कुल नील है, तो यहाँ पर मीन्स हमारा क्या कर रहा है, कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सीरीज को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मीन से डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जहाँ हमारे डिस्पर्जन का मेजरमेंट की या डिस्पर्जन की वैल्यू हमारी हाई होगी, वहाँ हम कह सकते हैं कि मीन हमारा कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं करता। रिप्रेजेंट हम ये लिख सकते हैं, तो मीन हमारा कंप्लीटली, या हम कहेंगे मीन हमारा रिलायबल नहीं है। उस केस में मीन इज नॉट रिलायबल, ये भी हम वर्ड लिख सकते हैं। उस केस में हम मीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, जहाँ पर हमारे डिस्पर्जन की वैल्यू हाई आ रही है। जहाँ पर ये लो होगी वहाँ पर उतना ही हमारा मीन की वैल्यू क्या होगी, रिलायबल होगी। इसके अलावा आपको इसके बताए गए हैं, देखो सिग्निफिकेंस और मेजर ऑफ डिस्पर्जन की हम बात करें कि ये एसेंशियल कंपैरिजन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ टू डेटा। हम वेरिएबिलिटी कि कितने वो वेरिएबल हैं, कितने वो डिफर है एक दूसरे से, ये वेरिएबिलिटी जब हम चेक करेंगे किसके द्वारा चेक करेंगे, डिस्पर्जन के द्वारा, क्योंकि उसी के द्वारा तो हम डिफरेंस चेक करते हैं, मीन के द्वारा तो हम मीन की कॉमन वैल्यू पॉइंट आउट करते हैं। तो कंपैरिजन तीनों सीरीज में किस बेस पर होगा, डिस्पर्जन बेसिस, क्योंकि इस बेसिस पे तो ये सेम है। दूसरी जो इसको बताइए, टू नो वेदर एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा, ये हमने डिस्कस करी ली कि जो मीन है वो आपका रिलायबल है कि नहीं है। जितनी डिस्पर्जन की वैल्यू हाई होगी उतना ही आपका मीन रिलायबल नहीं होगा। टू नो अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, हम संरचना के बारे में जान सकते हैं डिस्पर्जन के थ्रू। हम जो कंस्ट्रक्शन है हमारे डेटा का, जिससे वो बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसको हम जान सकते हैं। मीन के द्वारा हम उनको नहीं जान सकते। यूजफुल इन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या चेक करते हैं, जैसे हम यही तो लिमिट फिक्स कर देते हैं कि हमारी, जैसे हम देख लेते हैं शूज़ का साइज़, शूज़ का साइज़ हमारा 5 से लेकर के 9 के बीच में लाया करता है। इंडिया की अगर हम बात करें 5 से 9 के बीच में शूज़ मोस्ट ऑफ सेल होते हैं, तो हम ये लिमिट फिक्स कर सकते हैं। ये लिमिट हम रेंज के द्वारा ही तो डिसाइड करते हैं, डिस्पर्सन के द्वारा ही डिसाइड करते हैं। अब फिर हम जो शूज़ का साइज़ इनसे अलग होगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इस सीरीज़ में आने वाले या इस लिमिट में आने वाले को ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जो इसमें आपको बताया है, जो हमने स्किप किया है, ऑब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट। पहला हमारा ऑब्सोल्यूट डिस्पर्जन। ऑब्सोल्यूट डिस्पर्जन हमारा जिस स्टैटिस्टिकल यूनिट में हमारी सीरीज हमें दे रखी है, उसी यूनिट में हमारा क्या है, डिस्पर्जन हमारा उसी यूनिट में होगा जिस यूनिट में हमें सीरीज दे रखी है। डिस्पर्जन भी इसी यूनिट में होगा, सेम यूनिट हमारी सेम रहेगी। जिस यूनिट में आपको डेटा दे रखा है, जैसे हम मान लेते हैं x, y दो सीरीज हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ तो हमें दे रखा है क्विंटल्स में और यहाँ दे रखा है लीटर्स में। यहाँ पर हम मिल्क के क्वांटिटी की बात करें, यहाँ एक तरफ हमें क्विंटल्स में दे रखा है मेजरमेंट और दूसरी तरफ लीटर में दे रखा है। अब x सीरीज का अगर हम ऑब्सोल्यूट फाइंड आउट करते हैं, ऑब्सोल्यूट डिस्पर्जन, तो वो क्विंटल्स में ही होगा x सीरीज का, और y सीरीज का लीटर में होगा। तो ये तो हमारा ऑब्सोल्यूट, जिस यूनिट में हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज हमें दी गई है उसी यूनिट्स में हमारे क्या होंगे, रिजल्ट्स होंगे। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन उसी यूनिट में एक्सप्रेस होगा। तो इस बेस पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्विंटल्स में और ये लीटर में से। लेकिन जब हम इनको इनकी स्टैटिस्टिकल यूनिट से
रिलेटिव डिस्पर्जन। स्टैटिस्टिकल यूनिट से अगर हम इसे फ्री कर देंगे तो वो हमारा कौन सा होगा, रिलेटिव डिस्पर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा रिजल्ट आता है 5 क्विंटल्स, रिजल्ट आ जाता है हमारा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। हमारे यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट क्या थी, क्विंटल्स से। क्विंटल्स में कितने होते हैं, अगर हम जैसे जो भी हमने मीन यूज़ किया था, 1 क्विंटल्स में नहीं पता कितने किलोज होते हैं, फिर क्या पढ़ रहे हो अभी तक आप। 1 क्विंटल्स में 100 kg, 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल। 100 से डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इट मीन्स जब हम परसेंटेज फॉर्म में निकाल लेते हैं, परसेंटेज फॉर्म में आ गया अभी, आ गया कि नहीं आ गया। तो परसेंटेज फॉर्म में आने के बाद जैसे 5% आ गया ये, और यहाँ पर रिजल्ट आता है हमारा 6 लीटर। लीटर में हमारे होते हैं 950 के अप्रॉक्स होता है, या 900 ग्राम्स के अप्रॉक्स होता है लीटर्स आपका। इट मीन्स 1 kg से कम होता है लीटर्स। तो लीटर्स में अगर आपको यहाँ पे दिया गया, तो अगर आप उसी लीटर से, लीटर में फिर हम ये मिलीलीटर मेज़र करते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं उसमें, इनटू में 100। फिर हमने इसको भी परसेंटेज फॉर्म में निकाल लिया। तो जब भी हम इस यूनिट से फ्री कर देंगे, स्टैटिस्टिकल यूनिट से, तो वो हमारा कौन सा होगा, रिलेटिव डिस्पर्जन होगा, जिसके बेस पे फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है 5%, और यहाँ पर बता दिया जाता है 0.6%, यही आएगा। अब 0.6% और 5% के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो, ना कि आप यहाँ पर 5 क्विंटल और 6 लीटर में कंपैरिजन कर सकते हो। तो यही मेजरमेंट है एब्सोल्यूट और डिस्पर्जन में। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन वो वैल्यू है जो आप डायरेक्टली फाइंड आउट करते हो उसी स्टैटिस्टिकल यूनिट में, और रिलेटिव डिस्पर्जन वो है जब आप जिस मीन से या जिस एवरेज से डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया, अगर उसी से आप डिवाइड कर दोगे। जैसे अगर हमने अर्थमेटिक मीन x बार से डेविएशन प्राप्त किया, x बार माइनस x हमने ये निकाला, डेविएशन इस तरीके से निकाला है, तो जो रिजल्ट आया हमारा, उसको अगर हम x बार से ही डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर जो हमारा था एब्सोल्यूट डिस्पर्जन को अगर हम x बार से डिवाइड कर दें, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव डिस्पर्जन आ जाएगा। अगर हमने x बार का यूज़ करते हुए, अगर हमने यहाँ पर मीन से मीडियन से अगर हमने डिफरेंस निकाला है, तो फिर हमें यहाँ मीडियन से डिवाइड करना होगा। अगर हमने यहाँ मोड से डेविएशन निकाला है, तो फिर हम यहाँ मोड से डिवाइड करेंगे, और अगर हमें परसेंटेज फॉर्म में चाहिए तो हम मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। इट मीन्स जो हमारा एब्सोल्यूट है वो तो सेम यूनिट में एक्सप्रेस होता है, जो रिलेटिव है वो रेशियो के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो डिफरेंट मेथड हैं डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के, या डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए जो हमें डिफरेंट मेथड दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिकली आपके साथ 5 टाइप के मेथड डिस्कस किए गए हैं। रेंज, सेमी इंटरक्वार्टिल, रेंज, या फिर इसको बोला जाता है क्वार्टिल डेविएशन। थर्ड आपका मीन डेविएशन, या फिर इसको एवरेज डेविएशन भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और सही मायने में हम इसे ही मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट आपका लॉरेंस कर्व। ये 5 मेथड आपके साथ डिस्कस किए गए। फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं रेंज। ये जो हमारे पहले 2 मेथड हैं, रेंज और सेमी इंटर क्वार्टिल रेंज या क्वार्टिल डेविएशन, ये बेस्ड हमारा जो फर्स्ट मीनिंग था हमारा डिस्पर्जन का, जिसमें हम ये बताते हैं कि जैसे हमारी सीरीज थी 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, तो जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं,
तो वो फर्स्ट मीनिंग हमारा। अगर हम मीडियन जो मीन हमारा उससे डिस्टेंस फाइंड आउट करें कितनी दूरी पर स्थित है डिफरेंट आइटम, तो वो हमारा सेकंड मीन। ये सेकंड मीन पे बेसिस है दोनों के दोनों, और ये आपके फर्स्ट मीन पे बेस हैं, फर्स्ट मीनिंग पे बेस हैं। और ये आपका ग्राफिकल मेथड है जिसमें आप ग्राफ प्रिपेयर करके मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हो। तो रेंज जैसा अभी हमने डिस्कस किया था मीनिंग में ही, ये रेंज हमें क्या बताती है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो रेंज हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, रेंज कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, हमारे जो डेटा हमें दिए गए कहाँ से कहाँ तक फैले हुए, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे एक सीरीज हमें दे रखी है एक्स, इसमें हमें ये दे दिया जाता है कि एक्स सीरीज में हमें दी जाती है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं ये सीरीज में, अगर हमें ये पता करना, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट स्टार्ट होते हैं 0 से लेकर 0, 5, 7, 8, 9 एंड 10। ये अगर हमारे सामने सीरीज दे रखी है, इसमें अगर हमें मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन फर्स्ट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना हो, रेंज के थ्रू कैलकुलेट करना हो, तो हमें यही तो बताना है कि मार्क्स कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, 0 to 10 फैले हुए हैं। तो रेंज कैलकुलेट करने का मेथड आपके पास या फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट की स्पेलिंग देखना भी एक बार, मैं भूल गया हूँ। SMALLEST, यहाँ तक ठीक था, बीच में एक गलती स्टार्ट कर दिया हमने। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना सिंपल है, अगर आप मीनिंग समझ गए तो फॉर्मूला याद रखना बताओ, याद रखने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही रेंज वर्ड आया आप समझ जाओगे कि रेंज में हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10। अब ये हमने इसी यूनिट में निकाली है जिस यूनिट में हमें सीरीज दी गई है। 10 मार्क्स हमारे क्या है, रेंज है। तो ये कौन सा मेजरमेंट है, ऑब्सोल्यूट है कि नहीं। जब हम सेमी यूनिट में मेजर करें तो ऑब्सोल्यूट है, 10 मार्क्स हमारा ऑब्सोल्यूट मेजरमेंट आया। अगर हमें रिलेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने किया है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यहां पर हम इसे डिवाइड कर देंगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। या इसके लिए हम कोफिशिएंट भी वर्ड यूज करते हैं, रिलेटिव मेजरमेंट के लिए हम वर्ड एक और यूज करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा, गुणांक, हम गुणांक फाइंड आउट करें कितना हिस्सा है ये इसका। जैसे मैं मान लेता हूं जैसे कि एक पेपर के मार्क्स 0 से लेकर के 100 तक हैं, ठीक है, आपके मार्क्स आए 50, अब 50 मार्क्स आप बता रहे हो। अब आपको पता है कि आपके मार्क्स पेपर में 0 से 100 तक है, किसी दूसरे को जिसको नहीं पता कि पेपर के मार्क्स 100 तक है, उसको आप गुणांक में बताओगे, परसेंटेज में बताते हो। तो परसेंटेज में आप क्या करते हो, जितने आपके मार्क्स आए उसको डिवाइड करोगे टोटल से, उसका गुणांक फाइंड आउट करने के लिए कि वो उसका कितना हिस्सा है, वही तो गुणांक हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 50 इसका कितना हिस्सा होगा, 50 डिवाइड बाय 100। अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। अगर हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं तो ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि 50 100 का कितना हिस्सा है, 1/2, ये हाफ है 100 का, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट बोलने का मतलब यही है कि गुणांक, कितना गुणांक है ये इसका। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो आज ज़्यादा डिस्कस न करते हुए केवल और केवल हम यही डिस्कस करेंगे रेंज हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। ये इंडिविजुअल सीरीज के केस में है। अगर आप डिस्क्रीट सीरीज में जाओगे तो वहाँ पर हमें x की वैल्यू लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमारे काम की नहीं है यहाँ पर। तो वहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर हम चले जाएँ कंटिन्यूस सीरीज में तो उसमें भी हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम चाहिए। तो लार्जेस्ट
आपके जो लास्ट क्लास की अपर लिमिट है वो होगी और स्मॉलेस्ट जो आपके स्टार्टिंग क्लास की लोअर लिमिट है वो होगी। तो वहाँ पर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस पे बेस 1-2 क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। बहुत ईजी सा टॉपिक है ये आपका। जैसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली सोल्व हम करने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पे बेस हो ही चुका, हम कंटिन्यूस पे बेस सीरीज करने जा रहे हैं। मार्क्स हमें दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और अब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसके अगेंस्ट 5, 8, 12, 6 and 4। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेंज। इसमें हमें कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज एंड रिलेटिव रेंज, दोनों हमें कैलकुलेट करनी है, रेंज और रिलेटिव रेंज। तो रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर 50, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0। ये लार्जेस्ट वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 50 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 50। रेंज की वैल्यू हमारी कितनी आई? 50। रिलेटिव रेंज, अब हमें ये पता करना है कि 50 कितना हिस्सा है किसका? टोटल जो हमारे x की वैल्यू उसका कितना हिस्सा है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, या हम डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख सकते हैं रेंज, एब्सोल्यूट रेंज डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। 50 डिवाइड बाई 0 प्लस या 50 प्लस 0, ये हमारी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। और अगर हमें परसेंटेज फॉर्म में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इनटू में 100 करेंगे तो 100% आ जाएगा, 100% आ गया, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 आया है रिलेटिव रेंज की। परसेंटेज में आप तभी कैलकुलेट करोगे जब आपको परसेंटेज में पूछा जाता है। तो इस बेस ऐसे क्वेश्चन है। अब कुछ एक क्वेश्चंस में आपको रेंज की वैल्यू दे दी जाएगी, आपसे लार्जेस्ट वैल्यू पूछी जाएगी या स्मॉलेस्ट पूछी जाएगी, कोई एक मिसिंग होगी, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इस पे बेस क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाले। तो यहाँ पर हम रेंज को कंप्लीट करते हैं।